हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। बताओ अ डैम्प स्क्विफ का मतलब क्या होता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस है। याद रखो मेरी कुर्बानी और झांसी वाली रानी। देखो अ डैम्प स्क्विफ का मतलब होता है कि आपने, ऐसे समझो, आपने पढ़ाई किया, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप फेल हो गए, तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है? डिसअपॉइंटिंग है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है? आपको निराश करने वाला रिजल्ट है। तो उसे बोलते हैं अ डैम्प स्क्विव, यानी अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ओके, आगे देखो, आगे है इन कोल्ड ब्लड। इन चारों को पढ़ो और उनमें से आपको एक तो चूज भाई करना ही पड़ेगा। चाहे आपने जो याद किया है वो अगर नहीं है, फिर भी आपको एक चूज, थोड़ा जो क्लोज लगे आपको। इन कोल्ड ब्लड का मतलब एंग्रीली। अब इन कोल्ड ब्लड है मतलब गुस्से गुस्से की बात नहीं कर रहा हो, इन कोल्ड ब्लड है एंग्रीली, एक्साइटेडली, या फिर स्लोली या डेलीवरेटली। इन चारों में जो बहुत क्लोज है वो है डेलीवरेटली। इन कोल्ड ब्लड ऐसे समझो जैसे आपकी किसी से कोई रेंजेस है, आपने ऐसे समझो आप जैसे आप किसी के रेंजेस है ना, कोई झगड़ा है, लड़ाई वड़ाई पहले से चल रही है, आप बाइक पर जा रहे हैं और आपने एक्सीडेंट कर दिया। पहले से 3 साल पहले कोई रेंजेस थी, उसने खेत की मैड वैड काट ली थी और लड़ाई वड़ाई हो गई थी। तो ऐसे में क्या है, आपने उस बंदे का जो एक्सीडेंट किया है वो इन कोल्ड ब्लड है, यानी आपने जानबूझ करके विदाउट फीलिंग, इट्स विद क्रूअल इंटेंशन, आपका जो इरादा था वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, फुली इंटेंशन था उसे मारने का। तो इन कोल्ड ब्लड एकदम ठंडे दिमाग से सोच करके, गरम दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से सोच करके आपने उसका मर्डर कर दिया। मतलब आप पूर्ण रूप से चाहते थे उसे मारना, तो उसे बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड, यानी जानबूझ करके आपने उसको एक्सीडेंट किया ताकि मर जाए। तो ये डेलिबरेटली जो है वो थोड़ा क्लोज है, इसीलिए यहां पर डेलिबरेटली राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, टू टेक समवन फॉर अ राइड, आई विल टेक यू फॉर अ राइड। देखो आई विल टेक यू फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है? किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, तो उसे बोलते हैं, यानी कहना ना, चल भाई चल तुझे मैं अपनी राइड पर लेके चलता हूं। तो याद रखना, वो टू डिसीव समवन यानी किसी को धोखा देना, इसका मतलब आई विल टेक यू फॉर अ राइड, तो ये हो जाएगा धोखा देना। आगे देखो, टू मूव हेवन एंड अर्थ, आपको घुमा रहा है वो, यानी उसने ये कह दिया, टेंशन मतलब है आई विल टेक यू फॉर अ राइड। अब उसने बोल दिया मैं तो चकाचक घुमाऊंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने कहा अरे टेंशन क्यों कर रहा है भाई, जो मूवमेंट हो रही है ना हमारी, वो मूव कहां होगा? हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती वर्ती, जितने भी स्वर्ग पाताल तर्त लोग, जितने भी लोग फोक हैं, उन सब में मैं तेरे को घुमाऊंगा। तो ये सब क्या है? टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब तो राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। आपको एग्जाम पास करना है, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन है, तो आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं? टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल, जो 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 आपसे हो पा रहा है। ठीक है, मतलब जमीन से लेकर के स्वर्ग तक भैया जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी को पढ़ रहे हैं। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब क्या है? देखो वो माफी चाहूंगा उसके लिए, बीच में आपको थोड़ा परेशान किया था, खैर कोई नहीं, टाइम नहीं है इसीलिए थोड़ा मैं एक ही काम जो आप पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे भी मोबाइल में बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो कुछ वीडियो को एडिट कर रहे हैं, कुछ जो वॉइस को इंक्रीज कर रहे हैं, वो सब ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। टू स्मेल रेट का मतलब क्या होता है? यानी कि रेट माने क्या होता है? चूहे। चूहे की क्या आ रही? गंध आ रही है। अब मरा हुआ है तो बदबू कह दो, है ना, गंध मैंने सही किया है, गंध तो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो टू स्मेल रेट का मतलब क्या होता है? कहते ना भाई तेरे तो घर में यार चूहे किसी, यार थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है कि मर गया है क्या। तो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हमें जैसे ही बदबू आई और हमें पता चल गया कि चूहे की है, मतलब सस्पेंशन है, संदेह है, तो सस्पिशियस वाला राइट आंसर होता है इसमें। अब आगे देखिएगा कि आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू फॉर गो टू स्कूल, इन चारों में से आपको बताना है कि इस वाले सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस सही है।
अगर गलत है तो इन चार में से कौन सा इसकी जगह पर सही लिखा जाएगा। ये देखिएगा कि मुझे ये पता है कि बहुत सिंपल है और मैं आराम से बता सकता हूँ। देखो डब्ल्यू एच टाइप है, इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, एकदम सही है। फिर सब्जेक्ट आता है, एकदम सही है। उसके बाद वर्ब आती है, ना कि कोई प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस तो भाई गलत है। इन चार में से कुछ ना कुछ तो रखा जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले डब्ल्यू एच आएगा। ओके, तो मैंने क्या कर दिया कि डब्ल्यू एच यहां पर रख दिया। तो यहां पर देखो डब्ल्यू एच हो गया, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन ये वर्ब के बाद टू स्कूल ये डायरेक्ट आता है, यहां पर फॉर नहीं आता, क्योंकि डबल प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आती, तो इसीलिए बी वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला देखिएगा, वॉट डू यू गो टू स्कूल फॉर, यानी कि तुम स्कूल किस लिए जाते हो। तो बहुत अच्छा जो माना जाता है वो सी वाला बहुत क्लोज आंसर माना जाएगा, यानी ए वाला भी एकदम वो भी ठीक है, लेकिन उससे अच्छा बेटर माना जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ जाता और आपको वन वर्ड बताना है। मेरा पहला प्रश्न है 46वां, और ये बहुत सिंपल मैंने ले रखा है। देखिएगा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, इसका मतलब क्या होता है। कुछ कब्र बब्र होती है ना, कब्र, तो कब्रों के ऊपर लिखा जाता है इनका नाम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, लिखा जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एपिटाफ बोलते हैं। क्या उसे उसे एपिटॉफ बोलते हैं। तो एपिटॉफ का ही मतलब क्या होता है, कब्र पर लिखी गई कोई इबादत, कुछ भी लिखा जाता है। चलिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि आपके दिल की चेतना, वो ये मन बताता है क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि उसे क्या बोलते हैं, उसे कौन साइंस बोलते हैं। तो कौन साइंस ये हो जाएगा, कौन साइंस, ये बी वाला एकदम राइट है। ये नहीं, ये तो कोई एक कंडीशन होती है। आगे देखो, रिलीज ऑफ अ प्रिजन फ्रॉम अ जेल ऑन अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। देखो मैंने क्या बोला, यानी कि जेल से किसी की रिहाई करना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस रिहाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उससे बोलते हैं पैरोल। सर समझाना, जैसे संजय दत्त के बारे में आपने खूब सुना होगा, वो जेल में है लेकिन 2 महीने के लिए छुट्टी पर आ गए, तो इसका मतलब उन्हें पैरोल मिला है, उनका उनका व्यवहार अच्छा है, इसीलिए कुछ याचिका वगैरह डाल करके और उनको कुछ 2 महीने के लिए छुट्टी मिल गई, वापस उन्हें जेल में जाना है। तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जब जेल से आपको रिहा किया जाता है, 2 4 10 दिन किसी शादी बहन वगैरह की के लिए, तो ऐसे में वो पैरोल बोलते हैं उसे। ठीक है, लेकिन एक है इसमें पार्डन का माफी होता है, एक है अक्विंटल। अक्विंटल तो वो होता है जैसे कोर्ट ने किसी की सजा को माफ कर दिया, ठीक है, अक्विंटल हो गया वो। आगे देखिएगा, एक है इसमें लॉस ऑफ मेमोरी, ये मैं आपको कौन सी फिल्म बताता हूं, शायद वो थी उरी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा बताओ, उरी अभी जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, उरी मतलब उरी से रिलेटेड किस एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। उरी फिल्म है, लेकिन इसमें किस कैरेक्टर को जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो अब मैं बताता हूँ लॉस ऑफ मेमोरी, उसमें क्या होता था कि उरी के जो एक्टर थे, उनकी जो मम्मी थी, उनकी भी लॉस ऑफ मेमोरी था। तो उसको लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, उसे बोलते हैं एमनेजिया। तो एमनेजिया का मतलब होता है याददाश्त वगैरह इधर उधर हो जाना, याददाश्त खो जाना। एक है इंसोमनिया, इंसोमनिया का मतलब होता है जैसे नींद ना आए, मतलब नींद ना आने की बीमारी, उसे बोलते हैं इंसोमनिया। भगवान करे ऐसी भाई ये बीमारी तो सारे स्टूडेंट को हो जाए, मतलब नींद न आने की बीमारी, नींद ही नहीं आ रही है, ये सबको होनी चाहिए। ये मतलब कब तक, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो मतलब ये फेवर है। और मैं बताऊं ना, किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती है, जिस पढ़ने वाले को पढ़ना ही है ना, उसे कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब अपन लोग को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, नींद आता है, ऐसा नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं रखी, अब मैं जल्दी से एक बार एरर्स को रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, अ ग्रेट मैनी, अब मुझे पता ना मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स होना चाहिए। आगे मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट, थ्री और करोड़, ये तीनों नाउन हैं। तो लास्ट वाले नाउन से पहले जो बचे 2 नाउन होते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं, अगर इनके बीच में हाइफन लग रहा हो तो ऐसे में जो ये जो एडजेक्टिव वाला दूसरा नाउन होता है, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, इसीलिए यहां पर करोड़ होना चाहिए। ये वीडियो देख लीजिए, ये मैंने आपसे पूछा है। आगे देखिएगा, वैसे भी सिंपल है यार, गो के बाद आगे अगर कोई भी वर्ब आईएनजी में इस्तेमाल की जा रही है तो दा थोड़ी लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि फॉर के बाद ही जीरंड आता है। आगे देखो, द लॉयर आस्ड,
तो मैंने क्या बताया था, वर्थ, और वर्थ के बाद आने वाला वर्ब होगा वो जीरंड के रूप में होता है, यानी टेकिंग हो जाएगा। मैंने ये बताया था आपको अ गुड बॉय, तो मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, ए एन आर्टिकल है, और इसके बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। तो केयरफुल, ये केयरफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि केयरफुली तो एडवर्ब है ना, वो आएगा नहीं, केयरफुल आना चाहिए, मतलब ए वाले में गलती है। और इस प्रश्न को देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि 2 and 2 मेक्स 4। अब ये सेंटेंस है, इसमें काफ़ी तो नो एरर ही करेंगे, और कुछ लोग इसमें एरर करेंगे, और एरर जो वाला पार्ट होगा वो बी वाला पार्ट होगा। देखिएगा, ज़्यादातर आपने देखा होगा इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ पर प्लस माइनस होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल किया जाता है, एज उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा हुआ है कि अलग अलग पेपर्स में जो आंसर कीज आती है ना, उनके अंदर भी मैंने कुछ प्लस माइनस वाले सेंटेंसेस को देखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसे एंड से, क्या एंड से पहले और एंड के बाद दो ये नाउन जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको प्लूरल माना जाता है। भाई एंड से अगर दो चीज़ें जुड़ी जाएंगी तो वो प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल मानने के अकॉर्डिंग इसीलिए आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मेक्स की जगह पर मेक आना चाहिए। क्लियर है ना। ये ज्यादातर जो आंसर की आई हैं अब तक पेपर्स की, उनमें यही देखने को मिला है कि 2 and 2 मेक 4, उसमें राइट ऑप्शन जो है वो माना गया है। आगे देखिएगा, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ये वाला प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी ये तो बहुत सिंपल पेपर है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं जब आपको ये बता देता हूं कि देखो यहां पर एरर है, उसके बाद आपको ये रियलाइज होता है हाँ यार ये तो बहुत सरल है। लेकिन अब बताने से पहले आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, जब जाकर के आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या, देखो ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अब ये पहले तो आप पूरा चेक करेंगे ना, ही के अकॉर्डिंग इज आर एम एकदम से इज आता है। बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ओके, किसी देश है तो उससे पहले आप इन लगा सकते हैं, वो ठीक है। बेस्ट प्लेयर, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। ये चीजें याद है ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, स्मारक जैसे ताजमहल है, कोई भी रिवर है, कोई भी किसी भी ट्रेन का नाम है, तो अपने आप में जो यूनिक हो उससे पहले दा लगाया जाता है। आगे देखिएगा, ही इज अक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। मेरा पूरा भरोसा है कि जो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ें 1000, वो भी अपने मन तन से पढ़ने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपका रेस्पॉन्स, बहुत सारे कमेंट में देखता हूं। जवाब नहीं दे पाता इसके लिए सच में माफी चाहूंगा। अब ये देखिएगा, इस वाले सेंटेंस को आप जल्दी से पढ़ के और सोचो कि इसमें क्या एरर हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। चलो मैं बताता हूं, देखिएगा, अक्यूज्ड के बाद आने वाला, आपको पता ना अक्यूज्ड एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अपराधी। क्या है, ही इज अक्यूज्ड, वो क्या है, अपराधी है। अक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी। और याद ये करना है कि अक्यूज्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगा देते हैं। तो यानी ही इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर, यानी मर्डर, जिसने मर्डर किया है ना उसका ये अपराधी है, क्योंकि उसने मर्डर किया है। तो ऐसे में आपको विद की जगह पर यहां पर ऑफ लगा देना है। ये आ गया ना। अब एक और चीज बताऊं जो एरर बनता है, यानी ये प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन के बाद जब भी कभी कोई वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ में आती है। ये बात आप याद रख लेना, ऑफ प्रेपोजिशन इसलिए कमिटिंग आएगा। टू कमिट भी एरर बनता है, तो वो भी आप याद कर लेना। सर जैसे जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला यू वॉच दिस वीडियो फॉर स्टडिंग, ओके, पढ़ाई करने के लिए। अब क्या होता है, फॉर क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन। तो ऐसे में क्या है कि फॉर के बाद आप स्टडी लगाएंगे, टू स्टडी या फिर स्टडिंग, यहां पर लगेगा स्टडिंग, क्योंकि फॉर एक प्रेपोजिशन है। आगे चलते हैं, तो फिलहाल में आंसर किस में था, बी वाले पार्ट में। ही सेड, उसने कहा, दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब देखो इस तरह का अगर कोई भी इनडायरेक्ट आपको दिख जाए ना, ही सैड, ही आस्क्ड, तो ऐसे में आपकी जो नजर जानी चाहिए वो दूसरे सेंटेंस में आई हुई वर्ब, यानी जो दैट के, वेदर के, इफ के बाद जो सेंटेंस जुड़ रहा है ना, उसमें एरर 90% वही एरर बनता है। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो वो यहीं से एरर बनता है। और इसमें कैन की जगह पर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो दैट से पहले पास्ट है तो दैट के बाद भी पास्ट हो जाएगा। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। और आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट दे लेना, अगर आप अटेम्प्ट ना कर पाओ ना, अगर 20 होंगे तो कुछ भी बच्चा नहीं जानता होगा ना, वो भी इन वीडियोस को देख करके किसी का भी प्रैक्टिस सेट हो, आराम से वो 10 तो कभी नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ जाएगा। आगे देखो, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। ये वाला प्रश्न बहुत इजी है, पहले ये समझना। देखो थोड़ा और जूम कर दूं, यहां पर देखो इसमें अंतर देखना।
मैनी के बाद आर्टिकल आया है और ये बताओ इस आर्टिकल के बाद सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर यहां पर ए नहीं होता तो मुझे मैनी के बाद स्टूडेंट्स करना पड़ता। ये ग्रेट मैनी वाला जो मैंने कल सेंटेंस आपको बताया था, यानी उसमें क्या था, मैनी के बाद डायरेक्ट काउंटेबल नाउन आ रहा था, तो ऐसे में काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है। लेकिन अगर मैनी ए कभी आए तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर नाउन आता है। तो सिंगुलर जब नाउन है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी बताओ, सिंगुलर। तो इसीलिए हैव की जगह पर हैज आ जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे देखिएगा, अब आप इनको थोड़ा देखिएगा, मन तन से देखिए, समझ में आएगा। अब आगे इस सेंटेंस को आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से और आराम से समझ में आएगा। देखिए, द पेपर वॉज लेंदी, पेपर कैसा था, लेंदी था। वी डिड ऑल क्वेश्चंस, हमने सभी प्रश्न कर लिए। अब ये समझो दोनों ही सेंटेंसों में विरोधाभास हो रहा है ना, एक तरह से उल्टा दिख रहा है। यानी कि पेपर अगर लेंदी है तो हमें पूरे क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये दोनों उल्टे हैं। तो उल्टे में आपको या तो आप बट लगा सकते हैं या फिर हाउ एवर लगा सकते हैं, क्योंकि हाउ एवर का भी मतलब बट के समान ही होता है। ठीक है, तो ऐसे में सी वाला एकदम सही है। अगर दो विरोधाभास सेंटेंसों को जोड़ा जाए तो वहां पर आप बट लगा सकते हैं, हाउ एवर लगा सकते हैं। तो बट नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। आगे देखिएगा सातवां, और ऐसे ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लेना। इफ यू this read by next Friday, you will be able to discuss it at our meeting on Friday afternoon। पहली बात समझना कि एबल के बाद कोई वर्ब जोड़ेंगे तो वहां पर टू लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब इफ लग गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बनता है। समझना मैं क्या बोलता हूं, तुम गलत करोगे, पक्का गलत करोगे इसमें। गलत इसलिए करोगे क्योंकि चारों ऑप्शन ही इसमें गलत दे रखे हैं, है ना। आप इसमें, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आप अपने ब्रेन से पूछेगा, कौन सा थोड़ा यूज करो कि क्या सही है गलत है हमारा आंसर, हमने इसमें गलत कौन सा चूज किया है। देखिएगा, हमेशा याद रखना कि इफ के साथ वाला सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा यहां पर खत्म। इसके बाद जो ये सेंटेंस दूसरा पार्ट जब बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, राइट। याद रखना सेंटेंस, अब देखो यू विल बी के बाद और आफ्टरनून तक ये जो बचा है ना भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस में दूसरे वाले सेंटेंस को आप देखा करो। अगर ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में दे रखा है, किस में दे रखा है बताओ, अगर ये सिंपल फ्यूचर में दे रखा है तो याद रखना इफ के साथ जो सेंटेंस चलेगा वो सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। क्लियर है, ये याद रखना है। इफ यदि कंडीशनल कोई सेंटेंसेस दे रखा है तो सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि दूसरा वाला जो कोमा के बाद वाला जो दूसरा सेंटेंस है वो अगर सिंपल फ्यूचर में है तो ऐसे में इफ के साथ भी सेंटेंस जो चलेगा वो सिंपल प्रेजेंट का चलता है। तो सिंपल प्रेजेंट तो भैया इन चारों में कोई सा भी नहीं है, इसीलिए यहां पर सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था रीड, और ये एकदम सही है। क्लियर है ना। चलिएगा आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखो, सैम एट केक्स, यानी सैम ने क्या खाया, केक्स खाए। पास्ट इंडेफिनिट है, ओके, समझ में आता है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अब तो आप धांसू तरीके से सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व करने लग जाओ। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, कोई बात नहीं, सिंपल है। तो ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा जिसमें नॉट आएगा, और चारों ऑप्शन नेगेटिव है तो तुक्का लगाने वाला तो खत्म हो गया। तो मुझे पता है ऐसे में क्या करूंगा मैं, सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या बनेगा, डिडंट और सेम। सेम देखो चारों में सेम एक लड़का होगा क्योंकि उसने केक खाया है, तो इट वाला तो गलत ही हो जाएगा पहली बात। तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट है तो ऐसे में डू और डज वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डू और डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो बचा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखा है बाबू, तो इसीलिए हमारा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, फेट स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, ये तो कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, आप इसे पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि स्माइल के बाद ऑन आता है। प्लीज अंडरस्टैंड ना, स्माइल ऑन मी, यू शुड नॉट स्माइल ऑन मी, तुम्हें मेरे ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो स्माइल के बाद अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, किसी इंसान के ऊपर आप हंस रहे हैं, तो जाहिर से याद रखना वहां पर हमें ऑन लगाना पड़ता है। ठीक है, ऑन माने पर, ऐसे समझो कहो आदमी पर हंस के तुम मेरे पर मत हंसो, पर माने ऑन, अंडरस्टैंड ये चीज है। ऐसे तुक्का वुक्का लगा लिया करो यार, आप थोड़ा इंग्लिश वाला दिमाग मत चलाया करो। आगे देखो, डू नॉट पुट अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुमारो। देखो याद रखना भाई, अंटिल या अनलेस आ जाए तो आगे वाला सेंटेंस में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये एरर बन जाता है। चलो दूसरी बात है, देखो
अब ये देखा, डू नॉट पुट अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, समझ में आ गया? देखो यहां पर आएगा ऑफ, ओ डबल एफ वाला, पुट ऑफ। और पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, ये फ्रेजल वर्ब है। समझ में आया? डू नॉट पुट ऑफ यानी स्थगित मत करो, अंटिल टुमारो, कब तक? कल तक। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो जो आज आप कर सकते हो उसे क्या मत करो, स्थगित मत करो। तो ऐसे में क्या है, डू नॉट पुट ऑफ ये आना चाहिए। अब बाकी बता देता हूं, देखो भैया, बाकी बचा पुट। अगर मैं पुट अप कर देता तो पुट अप का मतलब होता है साथ रहना या फिर प्रस्ताव देना या फिर किसी का योगदान करना, वो पुट अप होता है। एक होता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। आप कोचिंग जाते हैं, अरे भैया अच्छी सी ड्रेस और टी शर्ट वी शर्ट पहन करके, वो होता है पुट ऑन। आपने अपनी बॉडी पर क्या कर लिया, पुट ऑन, अपने ओढ़ ली, पहन ली। अंडरस्टैंड हो जाएगा ना? और पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना। चलो अब देखो ये वाला सेंटेंस है, और ये मैंने कैसे समझा था, मुझे एक सेंटेंस याद था बचपन का कि लेट मी गो। क्या था? लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो। मुझे ये पता था कि अगर लेट, अगर कहीं पर कोई वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो इसके बाद एक रूल आता है कि वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आई वी दे नहीं आता है, देम आएगा, अवर आएगा, ठीक है, यू आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आता है लेट के बाद। और जो लेट के बाद जब दूसरी वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, यानी बेयर इन्फिनिटिव। तो ऐसे में यहां पर जो भी भरना है, इन वर्ब तो दे रखी है, तो मुझे पता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंपल वर्ब आती है बिना किसी टू के, तो यहां पर टेक आ जाएगा। आगे देखिएगा, आई अज्यूम विद मी। अब ये देखो, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है, इन चारों ऑप्शन को पहले आप पढ़ लीजिएगा। एक देखो ये सेंटेंस, ये जो एग्जांपल है बहुत सीधा सा है, सिंपल है। देखो आई अज्यूम यानी सब्जेक्ट वर्ब, एक सेंटेंस बन गया। आगे अब इसमें आप खाली जगह में कुछ भी भरेंगे, इन चार में से तो भरेंगे आप। अब इन चारों में देखो एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन और एवरीवन, यानी कि एक सब्जेक्ट और आ रहा है। इसका मतलब एक सेंटेंस तो ये बन गया और एक सेंटेंस अब इधर बनेगा, क्योंकि एवरीवन एक सब्जेक्ट ही तो है, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल हो रही है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गए। ऐसे ही यहां पर जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें भी सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए, राइट? अब इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कुछ तो कंजंक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है आई अज्यूम के बाद दैट आएगा। तो देखो एवरीवन ये नहीं आ सकता, ना ही ये आ सकता, और बहुत सिंपल है दैट एक। अब ये देखो दैट कंजंक्शन हो जाएगा, एवरीवन सब्जेक्ट हो जाएगा और एग्री वर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए आपका बी वाला एकदम सही है। आप इसे लिख के देखो, देखो आई अज्यूम दैट एवरीवन अग्रीज विद मी। अब ये समझो अग्री के बाद विद आता है, लेकिन अगर किसी का प्रपोजल हो, किसी का आइडिया हो, तो वहां पर टू लगाया जाता है अग्री के बाद। अब समझ में आया ना? क्योंकि ये दो सेंटेंस बन गए, इसीलिए जोड़ना तो जरूरी था। और ये वाला देखो एवरीवन की बात, तो ये सब्जेक्ट है, फिर तो वर्ब आना चाहिए ना कि कोई ये टू वगैरह, क्या मतलब रहा है इसका? आगे देखो, द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था इसे, मुझे समझ में आ गया था कि रेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पानी वानी को एकत्रित करने की बात कर रहा है। तो चार में से एक ही स्पेलिंग है, वो है प्रिजर्विंग। तो प्रिजर्विंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रहण करना, एक जगह मतलब क्या करना, संरक्षण करना। तो प्रिजर्व यहां पर एकदम स्पेलिंग सही है। और ये वाला देखो रूल है, ये मैंने कई बार बताया था कि आपको अगर इफ आ जाए या व्हेन आ जाए तो इसके साथ कभी फ्यूचर नहीं चलता, सेल विल। एक तो ये वाला एरर बनता है, ठीक है ना? एक ये चलता है कि इफ के साथ अगर हैड थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आगे जो सेंटेंस बनेगा उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखो इसमें नहीं आ रहा वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसमें भी नहीं आ रहा वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसमें वुड आ रहा है लेकिन हैव नहीं आ रहा, तो ये गलत, इसीलिए आपका डी सही है। आगे बढ़ जाइएगा, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिएगा ये आपको सिनोनियम बताना है और जो सिनोनियम है इस बार वो बहुत ही सिंपल है और ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल आते हैं। देखिए बैरन का मतलब जैसे आपका लैंड है मतलब भूमि है, बैरन है मतलब बंजर है, ठीक है? अच्छा इसका मतलब बंजर है तो मतलब अनप्रोडक्टिव, यानी कि जो आपकी जमीन है वो कैसी है, अनप्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मतलब एकदम बेकार है, राइट है ना? मतलब बंजर को बोलते हैं जो उपजाऊ ना हो, उसे बोलते हैं जो प्रोडक्ट ना दे आपको। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना? होलसम का मतलब लाभदायक। आगे देखे इन फेमी, ये तो सबको पता होगा। इन फेमी, फेम माने इज्जत होता है, इन फेम का मतलब होता है बेइज्जत। जैसे किसी ने, कोई भी बूजर्ड है, दारू पीने वाला, ड्रिंकर है ना, दारू वारू पी लिया, अब आप ये समझो उसकी कोई इज्जत थोड़ी होगी, गलियों में पड़ा होगा वो। तो ऐसे में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे इनफेमी बोलते हैं। तो इनफेमी मतलब सिनोनियम हो जाएगा इसका
नोटोरिएट, ठीक है, नोटोरिटी। तो नोटोरिटी ये हो जाएगा ए वाला, राइट, याद हो जाएगा ना। बाकी देखेगा एक है इसमें ग्लोरी। ग्लोरी का तो मतलब है जैसे एकदम मस्त चकाचक उसे बोलते हैं, मतलब जिसकी बहुत बड़ी बड़ाई होती हो, कीर्ति हो, यश चारों तरफ फैला हो। एक इसमें इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बहुत प्यारा वर्ड है, मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी, आपकी इंटेग्रिटी पर मरता हूं मैं, तो ये ईमानदारी होती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो बताना है 34, ये 35, ये सब आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है। क्या होता है ना ऑपोजिट, मतलब उल्टा। देखो ग्लोसी का मतलब क्या होता है, ये भी देखो इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला, एकदम स्प्लेंडर, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। शाइनिंग तो वो चमक बोलते हैं ना। एक है बेयरी टायर्ड, इसका मतलब उतला है, थका हुआ। आगे देखो एप्रोप्रिएट, ये सिंपल है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है अच्छा, मतलब ये उचित है, भाई ये काम तो आपके लिए एप्रोप्रिएट है। तो एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सही हो, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं सूटेबल हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरह से अनसूटेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक है सिमिलर, लेकिन ये डिस सिमिलर दे रखा है। तो डिस सिमिलर का मतलब जो सिमिलर ना हो। एक है इसमें इनकम्पैरेबल, जिसकी तुलना ना की जा सके। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, यानी अलग अलग है, भिन्न है। अब ये चीजें चलेगा, वीडियो को मैं यही स्टॉप कर देता हूँ, फिर आगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बाकी जो नेक्स्ट है 36 to 40 ये मैं अगली वीडियो में आपको इमीडिएटली बता दूंगा। अच्छा देखिएगा, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को यार थोड़ा सा अच्छे लेवल से करिएगा, क्योंकि एयरफोर्स से आपको पता है कुछ बच्चों का तो उम्र ही निकल जाएगा। तो आप अपनी तरफ से कोई भी कंजूसी मत करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के रिलेटेड कम से कम 400-500 प्रश्न, आप भले ही उसका एक हिस्सा नहीं है वो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछा जाता है, कंप्यूटर के कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। तो ये रिस्क आप बिल्कुल मत लो, और आप पढ़ रहे हैं तो ये पूरा मन तन से पढ़ो, आपके कोई मतलब किसी भी प्रश्न मतलब छूटना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी ऑप्शन इंग्लिश के अंदर अगर क्लिक कर रहे हैं तो मैं ये तो श्योर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इट्स बियॉन्ड डाउट। यानी कि ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर कब, यानी यार फेल का तो नाम ही नहीं है, फेल का तो नाम ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ये चीज़ें वो हैं जो बार बार पेपर में आती हैं, तो फेल नहीं हो गए, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। जिस बच्चे ने पिछले अगर वो 2 महीने से 1 महीने से भी तैयारी कर रहा होगा तो वो भी आराम से कर जाएगा। तो पहली बात तो ये चीज़ रखो, अपने ऑप्टिमिस्ट बनो आप, है ना। और जो जैसे रागा है ना, रागा है, अंग्रेजी है, इन सबको एक बार रिवीजन मारते जाओ, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, और इस टाइम पर आपको टाइम भी अपना बहुत कीमती है, बहुत गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा इस बार जल्दी से हो जाए आपका, तो आराम से चले जाओ, फिर ये किताब विताब यार बार बार कब तक पढ़ते रहोगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो हो सकता है पास होने लायक है, तो देखो मैं वैसे इसका कोई लेवल संबंध नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। यानी कि मैं आपको चलो अगली वीडियो में बता दूंगा, यानी कि अभी जो बच्चे हैं ना वो कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी एक्स के अंदर, वाई के अंदर, बोथ के अंदर बच्चे जो वो पढ़ रहे हैं ना, जो टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट सीरीज दे रखी है ना उनके अंदर, जो वो टेस्ट मॉक टेस्ट देते हैं उनके अंदर कितना अच्छा स्कोर आ रहा है। तो आप ये देख लेना कि आपकी तैयारी अपनी कहाँ पर चल रही है। और एक और बात, अगर किसी की तैयारी थोड़ी हल्की भी पड़ रही है ना, तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो बच्चा, अगर वो रुकेगा नहीं और चलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, धुआंधार पढ़ता रहेगा, तो यार वो मतलब पता है लाखों बच्चों के करीब आ जाएगा। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है तो ये कह दें कि वो बच्चा पास नहीं हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, यानी कि मैं अपने अपने ऊपर भरोसा करता हूँ, पढ़ाई लिखाई पर भरोसा करता हूँ। तो इसीलिए आप भी अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो आप, ठीक है। और जो बुक्स हैं उनसे आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष कोई बुक वगैरह ले लो, इस टाइम पर कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप टेस्ट वगैरह ये सब देते रहा करो, ताकि आप अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकें। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी तरह से पढ़ लेना,